पाकिस्तान के सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर में पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे घुस आए। उन्होंने अपना दिफा खुद करने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी अभी सेशन जज ने ये फैसला दिया है कि FIA का उनके घर में घुसना गैर कानूनी है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत में, वो ख़बरें हर महीने सामने आ रही हैं, बल्कि हर हफ्ते सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ आज हम थर्ड ओपिनियन में बातचीत करेंगे एक ब्लास्फेमी के केस के कॉन्टेक्स्ट में एक शख्स को खानेवाल में जिस तरह बहिमाना तरीके से मॉब ने मारा। उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या इमरान खान दुनिया से इस्लामोफोबिया का जो मुतालबा करते हैं और ताकि फ्रांस तक से करते हैं, क्या इनका करना बनता है? ये बातें हैं जो बैरिस्टर हमीद बशानी साहब अपने थर्ड ओपिनियन शो में आज मेरे साथ करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैरिस्टर बशानी साहब। वेलकम बशानी साहब। थैंक यू जनाब ताहिर साहब, शुक्रिया। बशानी साहब, बड़ी ही सूरत हाल अफसोसनाक है। पहले हम सहाफ़ियों के मामले से बात को शुरू करते हैं। सहाफ़ियों के मामले में हमने गुज़िश्ता एक साल में ऊपर तले जो उन पर हमले हो रहे हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, वो इतने वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि ख़दशा हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान सहाफ़ियाना बेएतदालियों के ज़िम्न में टॉप में मुल्क ना गिना जाए। तो सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जनाब, ये तो सिर्फ खदशे की बात नहीं, बल्कि ये तो अब हकीकत बन चुकी है कि पाकिस्तान जो मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ हैं साफ़ियों के लिए, उनमें अगर टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है तो लिस्ट में काफ़ी आगे आगे है। और आज से नहीं बल्कि 99 से 2000 से लेके अगर आप सारे स्टैट्स देखें या तादाद-ओ-शुमार देखें तो बार बार पाकिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इस हकीकत का इज़हार करती हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं, खुद साफ़ियों की जो तंजीमें हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इस तरह की जो क्रेडिबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं। तो उसमें तो किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं कि वो बहुत ही डेंजरस किस्म का एक जोन है, जिसमें साफ़ियों को काम करने या उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या जो उनका अपना राइट है लिखने का, बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने पर, उस पर सख्त किस्म की ना सिर्फ पाबंदियां हैं बल्कि लोगों को जानी खतरा है। कोई इस तरह का राइट एक्सरसाइज करने के नतीजे में उनको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने गुज़श्ता अगर 20 सालों में मॉनिटर करके देखें कि जो साफ़ी डिसअपीयर हुए या मिस्टीरियसली मार दिए गए, इस तरह के प्रोसेस के अंदर जाहिर है कि वो एक क्लियरली एक इस चीज़ का सबूत है कि उनके साथ बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ है ये कोई हादसा या महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक प्लान किस्म की जो है वो चीज़ थी। तो अब इस वक्त ये है कि काफ़ी जो साफ़ी हैं इस वक्त पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड जो मुख्तलिफ फोरम्स पे जमा हो चुके हैं, जो कि विक्टिम है प्रैक्टिकली। किसी को जॉब से निकाल दिया गया, किसी को गवर्नमेंट के इशारे पे जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करके दीवार से लगा दिया गया ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सकें। तो ये तो अब टॉक ऑफ द टाउन बन गई है, जिसका ताज़ा तरीन मुजाहरा जो है वो इस अभी जो बेग साहब की शक्ल में हुआ। लेकिन अगर इस केस को चूँकि कुछ लोग बहुत पर्सनली भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़ते हैं कि इन्होंने जो बात की या कुछ लिखा या बोला, हालांकि वो मालक हैं इदारे के, वो खुद नहीं लिखते, लेकिन साफ़ी जो उनके इदारों में लिखते हैं इस तरीके से, उसमें जो है वो कुछ ऐसे अनईजी किस्म के राज जो हैं वो आश्कार होते थे, जो इमरान खान की ज़ात पे ज़ाती तौर पे एक प्रॉब्लम बनते हैं। तो अगर ये बात सही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर आप यूँ समझ लें कि हद होती है ना किसी चीज़ की, कि एक तो आप मुल्क के अंदर आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि जहाँ पे किसी का भी जो राइट टू एक्सप्रेशन है वो महफूज नहीं है। लेकिन नौबत यहाँ तक आके पहुँच जाए कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक क्लियरली एक गुंडे का किरदार अदा करे, कि अगर
उसके खिलाफ जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की जो ज़ात होती है उसमें ज़ाती चीज़ कोई नहीं होती, जैसा कि वो फरमाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो फरमाने की कोशिश भी करें तो उसकी फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों पे होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के गरेबानों में, उनके बुरके के पीछे, उनके नकाब के अंदर, उनकी चार दीवारी में तो नज़र डालने में उनको कोई शर्म नहीं आती। उनकी एजेंसियां जो हैं वो लोगों को टेप करती हैं, लोगों का पीछा करती हैं, और लोगों के जो प्राइवेट राइट्स हैं जिसमें के हर तरह के राइट्स जो जनरल ज़िया-उल हक की कानून साजी के बाद वायलेट हुए, कि कोई क्या खाता है, क्या पीता है, किससे मिलता है, किस होटल में ठहरता है, उसकी जो राइट टू मोबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैलेंज्ड हैं। और आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मेरे ख्याल में अगर इस पहलू पे हमने गौर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको आप वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कंट्री में डालेंगे जिसमें लोगों की प्राइवेट लाइफ जो है इन्वेड की जाती है, कहीं इस्लाम के नाम पे, कहीं आइन के नाम पे, कहीं सिक्योरिटी के नाम पे, कहीं जो है वो मुल्की सालमियत के नाम पे, कहीं वफादारी के नाम पे। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर आप कैसे जो है वो ये कह सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर की ज़ात पे कोई तनकीद करे या उनके साथ कोई ऐसा स्कैंडल आया हो, और वो स्कैंडल भी स्कैंडल एनी मोर नहीं है, चूंकि कपल ऑफ ईयर्स अगो उनकी जो एक्स हैं रियाम खान, उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, और अगर किताब में गलत लिख दिया तो पाकिस्तान में एक कॉमन लॉ कानून तो मौजूद है ना, कॉमन लॉ कंट्री है, तो वहाँ आप लोगों को जो है वो सू कर सकते हैं, 3 साल में डिसीजन लेके किताब भी बैन करा सकते हैं, हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो लिखा उनके खिलाफ उनके कहने के लिए कुछ नहीं। तो अगर वही बात कोई साफी कह दे इशारे कनाए में कि जनाब ये जो जो भी उनके पसंदीदा शख्स हैं जो एक्स मिनिस्टर हैं उनके साथ उनका कोई अगर ताल्लुक है, एंड टू बी वेरी ब्लंट जो है वो कोई सेक्सुअल या कोई रोमांटिक एफिलिएशन है या कोई इस तरह की है, जिस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि लोग आज़ाद हैं। हम तो कहते हैं कि आप जो है ये जो इस तरह की हरकत और सकनात छुप छुपा के खुद करने का तो अपने आप को एल और प्रिविलेज समझते हैं, लेकिन अवाम जब करें तो उनको प्रोसिक्यूट करते हैं, तो ये गलत है। तो इस प्रोसेस में ये देखना चाहिए कि ये जस्ट इज़ नॉट अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जेल बन चुका है एज ए कंट्री। एज ए कंट्री जो है इज़ ए बिग प्रिजन, जिसके अंदर लोग जिंदा नहीं हैं बल्कि वो मुर्दों की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके कोई हुकूक नहीं है, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, उनके कोई राइट्स नहीं है, और गुंडागर्दी की हद इस हद तक पहुंच गई कि पहले चले हमें ये एतराज़ होता था कि जी कोई पुलिस कांस्टेबल या कोई इस सतह का आदमी जो है वो किसी से बदतमीजी करे या कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, तो अब हालत ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर के को तनकीद करें तो आपको कोई ना कोई इदारा जो है वो उठा के ले जाए या आप पे तशद्दुद करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक तरह का एंड है पाकिस्तान को, जो एक वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से जिस अंधेरी गार में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश राइट फ्रॉम 47 से हो रही थी, और बाद में जो इंटेंसिफाई हुई ज़िया-उल हक के ज़माने में, और उसके बाद वो अपना जो सर्कल है विशियस सर्कल वो कंप्लीट कर चुका है। अब मैं हैरान इस बात पे हूं कि उस मुल्क में लोगों ने इन चीज़ों के साथ समझौता कैसे कर लिया, और वो कैसे अपने सारे राइट्स गिव अप करने के बावजूद जो है वो इस तरह जो है वो जिंदा हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी एक एग्जांपल आप ये देख लें। तो इसको आप बाकी साथियों के साथ भी जोड़ के देखें जो पूरा दिन किसी न किसी क्राइसिस का शिकार होते हैं, किसी न किसी तरीके से उन पे हाथ डाला जा रहा होता है। पिछले अगर 1 साल से भी हम देखें तो इवन जंग के मालिक से लेके मीर साहब से लेके तो आके अहमद मीर तक जितने लोग आपके सामने मिसाल हैं कि पूरा दिन जो है उन्होंने अपने किस्से खोले होते हैं कि हमारे साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, और सामने अदालतों ने उनको किस तरह ट्रीट किया, मीडिया ने और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जेल है जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे बात करने वाले को वहाँ पे समझा जाता है कि ये कोई पता नहीं चांद से उतर के आया, ये आदमी कौन है भाई, बात क्या कर रहा है, इस चीज़ का इस सरजमीन से क्या ताल्लुक।
बचाइन साहब, मोहसिन बेग साहब के बारे में पाकिस्तान से जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि वो खुद डील डोल वाले सहाफ़ी हैं जिन्होंने मुदाफ़ियाना कोशिश की, और उनको अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में यही कल्चर बन चुका है, अदरवाइज़ वो उठा लिए जाते। तो बशाइन साहब, अब पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए यही तरीका रह गया जो मोहसिन बेग ने किया कि अपने आप को मुसल्ला करके रखें, अपने आप को वेल इक्विप करके रखें, दो चार लोग भी आसपास हों ताकि वो एटलीस्ट उठाए ना जाएं। देखें जी, ये तो प्रैक्टिस में साबित हुआ है ना। स्पेसिफिकली किसी भी मुल्क में जो आपके पास लास्ट रिजॉर्ट होता है इस तरह की लाकानूनीत का, वो होती हैं अदालतें। अगर किसी को तंग किया जाता है, साफ़ी है, कोई आम शहरी है, उसको एक अनलॉफुली रॉन्गफुली उठाया जाए, उसके हुकूक को सलब किया जाए, तो ज़ाहिर है आप कोर्ट्स में जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कोर्ट्स का जो रवैया है गुज़श्ता 3-4 सालों में, वो तो जो बेनज़ीर भुट्टो की ज़बान में कैंगरो कोर्ट्स, जो कैंगरो जो वो अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है, उसके उसके मुकाबले में भी अब अगली कोई टर्म जो है वो हमें ईजाद करनी पड़ेगी। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये आप देखें कि पाकिस्तान में आम सहाफ़ी चलें जो है, या आम आदमी तो दूर की बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तक जो है, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता रहा, और जिस तरीके से उनका जो है वो बेल डिनाई की जाती रही, उनको जिस तरीके से पार्लियामेंट में नहीं पेश किया जाता रहा, और इस तरह के चार्जेस पे जो आपकी कोर्ट्स में कहीं आगे जा ही नहीं रहे हैं। या तो आपके सामने एक जज बैठा हुआ है, भाई ये कोई कोई दीवानी केस नहीं है, सिविल केस नहीं कि आप आराम से बैठे हुए हैं और इस अय्याशी में मुबतला हैं कि मैं तारीख पे तारीख देता जाऊंगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अगर अरेस्ट है, और उसको स्पीकर जो है वो भी अपना जो उसके अदालती इख्तियारात हैं वो नहीं इस्तेमाल करता, उसकी जो होती है पार्लियामेंट में पेश करने का अमल भी नहीं है, और उसकी जमानत की आप बात नहीं करते। जमानत जो है वो पूरी दुनिया में जो कम अज कम हम कॉमन लॉ के लोग हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नॉमिनली सही, चलो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, पता नहीं किस तरह शामिल है लेकिन शामिल है। हालांकि ये कॉमन लॉ वालों को और कॉमनवेल्थ वालों को भी सोचना चाहिए कि बेल जो है ये डिनाई करना कोई सज़ा नहीं है कि किसी शख्स को आप सज़ा के तौर पे बेल डिनाई करें। बेल का पूरी दुनिया इसमें मुतफिक, इवन सिविल लॉज में भी जो फ्रांस और फ्रेंच और इस तरह के स्पेनिश लॉज हैं, उसमें भी बेल का मतलब सिर्फ एक होता है जज के जहन में कि क्या अगर मैं इस आदमी को जो है वो आज़ाद कर देता हूँ वक्ती तौर पे, जब तक इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, केस चल रहा है, तो क्या ये बंदा जो है वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा। वाहिद वाहिद जो एक है आर्गुमेंट लॉयर्स देते हैं इसमें कि भाई मेरा क्लाइंट भागने वाला नहीं, इसके ये रिश्ते नाते हैं, ये जड़ें हैं, ये इसके कारोबार हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, तो ये भाग के कहाँ जाएगा, या माजी में इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की। इस तरह के दलाइल दे के जज को सिर्फ इस बात पे कन्विंस किया जाता है कि ये कोई फ्लाइट रिस्क नहीं, बंदा भागने वाला नहीं है, लिहाजा बेल कोई सज़ा नहीं है कि इसने ये जुर्म कर दिया तो सज़ा है, बल्कि वो एक उसका राइट है। उसमें सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ होता है कि ये बंदा गायब ना हो जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कहाँ भागेगा? जो आप इस तरीके से किसी को अरेस्ट करके उसकी बेल डिनाई करें और फिर आप नए नए मुकदमात कायम करें, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी तमाम दरवाजे बंद हैं। और जब अदालतों के दरवाजे बंद हो जाएं, आपको अदालतों से इंसाफ ना मिले, वो लोग बड़े तारीखी वाक़यात दोहराते हैं कि चर्चिल ने ये कहा था कि हमारी अदालतों में इंसाफ हुआ, ये सब चीज़ें अब बेमानी हो गई हैं। तो वहाँ आप इस हरबे पे उतर के आएंगे कि आप सेल्फ डिफेंस का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि हमारे सामने जो है वो साफियों को उठाया गया, गायब कर दिया गया, या उनको मारा पीटा गया, उन पे जुल्म व तशद्दुद हुआ, और उनको कोई सुनवाई नहीं हुई किसी किस्म की, ना किसी अदालत ने उनसे इंसाफ किया, ना पार्लियामेंट ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना किसी ने। तो यही वो मकाम होता है जब लोग अपने आप को अकेले महसूस करना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने तौर पे हैं और हमें अपना डिफेंस खुद करना है। और ये मैं बता दूं कि अगर ये रिवाज चल निकला तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो इस तरह के ये जाली किस्म के इदारे इन्होंने खोले हुए हैं, इनके मुकाबले में हर आदमी जो है मुअस्सर है या जिसके पास कुछ फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, वो 10-20 आदमी अपने साथ रख सकता है। और फिर जाहिर है कि यही वो सूरत होती है
जो जाके किसी मुल्क को चलते चलते जो है वो लेबनान की तरह या बेरूत की तरह या इस तरह के जो है वो सिचुएशन में डाल देती है। मैं समझता हूँ कि जिसकी तरफ पाकिस्तान चल निकला है, कि जहाँ पे आपके इदारे लोगों पे पर्सनली हमला करके उनको इस तरह जूदो कूब करें, उनको मारें पीटें, और कोई आपकी जो है वो उसकी दाद रसी के बजाय आपकी मजाक उड़ाई जाए और आप पे उल्टे इल्जामात लगाए जाएं, तो वहां तो लोग ज़ाहिर है कानून अपने हाथ में लेंगे डेफिनेटली। बशर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान एक अब जेल की सूरत में बन चुका है। हमने गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में देखा कि ब्लास्फेमी के जो केसेस होते थे, जो लोग जेल में जाते थे, तो कईयों को जेल में मार दिया गया। अब हम देख रहे हैं कि वो बाहर यानी ओपन फ़ज़ा में ही उनको मार दिया जाता है। सियालकोट का वाक़या भी 1-2 महीने पुराना है, 3 रोज़ पहले खानेवाल में मार दिया। तो आपका तो जो आर्गूमेंट है वो सच्चा साबित हो रहा है कि अब जेल में मारने की ज़रूरत नहीं है, आप खुली फ़ज़ा में फिर रहे हैं तो आपको मार दिया जाएगा। तो ये जो इनटॉलरेंस है हुकूमत की तो है ही है, अवाम की जो इनटॉलरेंस है वो भी अब इंतहाओं को छू रही है। तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं अपने आर्गूमेंट की रोशनी में? नहीं, ये जो आर्गुमेंट अभी मैं दे रहा था और मैंने बात की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो मैं अली वजीर की बात कर रहा था, नाम लेना मैं भूल गया। अली वजीर का केस एक क्लासिकल केस है जो पाकिस्तान के सारे जुडिशल सिस्टम को टेस्ट पे डालता है, ट्रायल पे डालता है और उसको रिजेक्ट करता है कंप्लीटली। चूंकि आप मुझे ये बताएं कि अली वजीर जो है अगर उसकी जमानत हो जाए तो वो कैसे फ्लाइट रिस्क है, एक मोस्ट पॉपुलर पख्तून लीडर जिसके साथ अवाम है और जिसने एक बहुत बड़े ट्रायल पीरियड में मिलिटेंसी को, तालिबान को और खौफनाक किस्म की जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के थ्रेट्स को फेस किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरीके से उन्होंने उस पर बार बार हमले किए फेस किया है, अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा। अभी ये देखें कल कराची के कोर्ट में उनका जो है वो ना सिर्फ डिनाई हो गई बेल, बल्कि एक नया मुकदमा उन पे कायम कर दिया गया। तो जहां पे आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसकी हिस्ट्री आपको पता है कि वो उसने 2-3 दफा इस बात का इजहार किया कि मुझे कहा गया कि आप जी हमसे ये समझौता कर लें या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इस बात पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो आप यू आर फ्री टू गो। तो जहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नाउन किस्म का एक टाइप का सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन, उसके साथ आप ये हशर कर सकते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि उसमें आम साफी जो है वो उसके लिए कितनी एक प्रोटेक्शन लॉ के अंदर मौजूद है, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ की अगर हम बात करें कि वो अपना केस जो है वो कोर्ट में लड़के किस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो आपने बात की जनाब, इसके साथ आप ब्लास्फेमी की बात कर रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पे 3-4 चीज़ें जो है ना ये आपस में इतने क्लोजली जुड़ चुकी हैं, और उसमें एक आपका एक रवायत बना दी आपने और उसको आपने एज ए नॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। मसलन फॉर एग्जांपल कि आप ये देखें ये बंदा जो इतनी बेदर्दी से मारा गया, अब ये कहते हैं जी कि जहनी तौर पे माजूर था, विच इज़ ऑब्वियसली करेक्ट। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जहनी तौर पे ज़्यादा माजूर था या पाकिस्तान के वो हज़ारों लोग जहनी तौर पे ज़्यादा माजूर थे जिन्होंने ये हरकत की। आप किसी साइकोलॉजिस्ट बोर्ड को बैठा लें, दुनिया के माहिरीन जो है माहिर नफ्सियात को, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि वो जहनी तौर पे मुख्तलिफ था। ही वॉज ए डिफरेंट गाय। लेकिन वो किस हद तक डिफरेंट था कि कम अज कम वो जो है वो एक पुरसकून पुरअमन किस्म की जिंदगी तो गुजार रहा था, अपनी हरकत कर रहा था, लोगों पे हमले नहीं कर रहा था, किसी की अपने आप को खुदा का सिपाही नहीं समझ रहा था या इस तरह के मगालतों में वो उतला नहीं था। ठीक है, वो मेंटली थोड़ा सा आम जो जिंदगी है उससे थोड़े से धारे से हटके हुआ होगा, लेकिन ये जो हजारों लोग जमा हुए और उनको कसाई की तरह उसने उनको उसको काटा, उसको चीरा, और इस कदर जो वहशत है, इस कदर जो बर्बरियत है, वो जो आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, जो आदमी उसके साथ खड़ा है, जो आदमी उस मजमे का हिस्सा है, क्या आप कह सकते हैं वो किसी तरीके से उसके अंदर कोई सैनिटी, कोई इंसानियत, कोई इस्लामियत जिसके नाम पे उन्होंने ये सारा
जो है वो आज पाज खड़ा कर रखा है, ये वहशत और बर्बरियत का बाजार कर रखा है, इसमें से कोई चीज़ उसमें कोई मौजूदगी के कोई आसार आप बता सकते हैं मुझे कि एक ऐसे मुल्क में, और आप कहते हैं जी ये इंसान था, तो ये जनाब ये पूरा मुल्क जनाब इस तरीके से इंसानिटी के रास्ते पे आपने डाल दिया है जनरल ज़िया के तफ़ैल। और जब तक आपका रवैया यही रहेगा कि आपने ट्वीट कर देनी है, और ट्वीट भी एक ऐसी अननाउन ज़बान में जो पाकिस्तान के 99% लोग जो हैं वो समझ ही नहीं सकते कि जनाब ये वो कौन सा जो क्राउड जस्टिस जिसको हम कहते हैं उसका उर्दू तर्जमा किसी ने लिखा, कोई लखनऊ से बंदा मंगवाया होगा उन्होंने उर्दू दान, जिसने उसका तर्जमा किया हुआ था। जो क्राउड जस्टिस होता है जब हजूम जमा होके तो लोगों को जो है वो इस तरह की ज़बान में, ताकि कोई ना समझे खुदा करे वाली जो बात है, चूंकि इससे आपके वोट टूटते हैं। और ये सिलसिला जो आए रोज होता है, एवरी सिंगल डे होता है, किसी न किसी शक्ल में होता है। कई वाकयात इस तरह मीडिया की अटेंशन का बायस नहीं बनते, वो वहीं पे गायब हो जाते हैं। हर दूसरे कदम पे कोई ना कोई आदमी किसी न किसी आदमी को इन चीज़ों पे दबा रहा है, उसको विक्टिमाइज कर रहा है। तो जब तक आप इस पूरे मसले को नहीं देखते कि हम क्या, ये अब हमारा मुकद्दर बन चुका है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो अब कोई भी शख्स जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, अपन सांस नहीं ले सकता अगर उस पर इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना हो। तो इसके लिए ज़ाहिर है ट्वीट से आगे निकलने वाली बात है कि आप इस माइंडसेट को अटैक करें, आप मुल्क के अंदर कवानीन में तब्दीलियां लाएं। इन लोगों को अगर आप अरेस्ट कर लेते हैं, 1 साल 6 महीने जेल में रख भी लेते हैं, और उसके बाद वो हंसते मुस्कुराते वही ज़िंदगी में वही काम बाकी कर देते हैं, तो इससे तो मसले का हल नहीं है। तो ये तो हो नहीं रहा, और उसकी वजह साफ जाहिर है कि ये जो है वोट का मसला है, पॉपुलर पॉलिटिक्स का मसला है, और हुक्मरान तबकात जो हैं वो एक्सट्रीमिज़म से खौफजदा हैं। प्रैक्टिकली एक्सट्रीमिज़म ने पाकिस्तान की सोसाइटी पे गिरफ्त जो है वो मजबूत कर ली है। वो उसको डिक्टेट करते हैं, जो चीज़ें उनको पसंद हैं सोसाइटी उस पर चलती है, जो चीज़ें उनको पसंद नहीं हैं सोसाइटी उसके करीब से नहीं गुजरती। दूसरा मतलब ये है कि असल इक़्तिदार उनके पास है। अब वहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन बैठा हुआ है, या जाली किस्म की 2 नंबर लोगों पे मुश्तमिल पार्लियामेंट अगर कहीं बैठी हुई है, जिसने आज तक इस पे ना कभी कोई बयान दिया, ना कोई रिएक्शन शो किया, ना कभी कोई कमेटी बनाई, ना कभी कोई किसी किस्म का जनाब ये इवन ताल्लुक शो किया कि भाई ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे पार्लियामेंट का भी कोई ताल्लुक है। अगर किसी मुल्क की कोई पार्लियामेंट होती तो इस पे तो आज तक कितने डिबेट हो चुके होते, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है एक रायनामा हमवार होती। पार्लियामेंट के जो 500 700 ये सारी ऊपर नीचे सेनेट और ये मिला के तो जो 1000 तक पहुंचने वाले लोग हैं, इनमें से क्या कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसका कोई गरेबां है, और वो किसी फोरम पे आके किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पार्लियामेंट में ये क्लियर स्टेटमेंट दे सकता है कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, और हम इसके खिलाफ कानून बनाएंगे, और जो कानून इसको तकवीत दे रहा है हम उसको तब्दील करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये आखिरी वाकया था? मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिगिनिंग है, ये आखिरी वाकया नहीं बल्कि ये बिगिनिंग है, चूंकि अब लोग एक वो स्लिपरी स्लोप पे चलना शुरू हो चुके हैं। आपने प्रैक्टिकली जो है वो रूल ऑफ लॉ को वाइंड अप करके, सैनिटी की हर शक्ल को वाइंड अप करके, तो ये मुल्क का मुकद्दर जो है वो पागलपन और जुनूनियत के हवाले कर दिया है कि उनको जिस वक्त मर्जी जोश चढ़े हमला कर दें। बशाइन साहब, आपने इमरान खान की ट्वीट का जिक्र किया। ट्वीट तो वो करते हैं और जैसे वो कह देते हैं क्राउड जस्टिस, तो उसमें भी वो लफ्ज़ जस्टिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जैसे ये अब क्राउड का जस्टिस नहीं होना चाहिए, ये मुझे ही करना चाहिए, तरीके इंसाफ कोई जस्टिस पार्टी को ही करना चाहिए। लेकिन बशाइन साहब इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेक्चर देते हैं इस्लामोफोबिया का, कहते हैं मेरा मिशन है, मैंने दुनिया से इस्लामोफोबिया का ख़ात्मा करके रहना है। भारत को वो हर रोज़ सलवातें सुना रहे होते हैं, और वो भारत में एक मुस्कान खान का वाक़या हुआ और उस पर भी वो खुली बच्ची फिर रही है, वो पॉलिटिकल वाक़या है, लेकिन कोई किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, किसी ने लापता नहीं किया। पाकिस्तान में तो अभी हमने पीछे बात की वो सहाफ़ी के साथ जिस तरह ट्रीट किया, फ्रांस जैसे मुल्क को ये लेक्चर देते हैं कि आप इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे हैं। तो इसको अगर आप आखिर में कंपेयर करें इस सारी सूरत हाल को, तो कैसे आप सम अप करना चाहेंगे? देखिए, इसको अगर आप कंपेयर करें
तो बुनियादी तौर पे आप शर्म से पानी पानी होने वाली बात जो होती है ना, एज ए किसी भी, यानी ये जो हमारी बात चीज़ें ऐसी हैं कि मसलन आपको मुसलमान समझा जाता है, ख्वाह आप प्रैक्टिकली इस्लाम पे अमल कर रहे हो ना कर रहे हों, या आपके अपना जो लाइफ स्टाइल क्या है या आपके नज़रियात क्या हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको नेचुरली ब्रैकेट कर दिया जाता है कि मसलन आपका नाम ताहिर है तो जाहिर है कहीं कोई इंटरनेशनल इस्लाम के हवाले से मसला होगा तो आप भी उसमें अल्टीमेटली जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से कभी कभी हमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इस तरह के नाकाबिले तसव्वुर किस्म के वहशियाना वाक़यात होते हैं, बारबैरिक अनस्पीकेबल किस्म की ट्रीटमेंट टू योर ओन पीपल, और ऐसे पीपल जो के ज़हनी तौर पे माजूर हैं, कैन यू इमेजिन, या ऐसे लोग जो वहाँ पे जो है विजिटर हैं, या जिस तरह वो श्रीलंकन नौजवान का वाक़या हुआ था, तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया को बताए कि दुनिया में हमें इस्लामोफोबिया का सामना है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा फोबिया है जिसका सामना आपने अपने मुल्क के अंदर किया हुआ है और उसको बाकायदा लीगल प्रोटेक्शन दी हुई है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, और आपने पार्लियामेंट में एक ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का लॉ बनाया हुआ है जिससे फ़ायदा उठा के आपकी पुलिस, आपके मजिस्ट्रेट, चूँकि अगर आप इसको पूरा देखेंगे ये सिलसिला चल किस तरह रहा है, ये सिलसिला चल इसलिए रहा है कि पुलिस का रवैया मुख्तलिफ है कि जब इस तरह का वाक़या होता है तो वो लोगों को उस तरह डील नहीं करते जिस तरह वो क्रिमिनल्स को करते हैं। हमने ऐसे वाक़यात अपनी आंखों से देखे जब पुलिस वालों ने उनको प्रोटोकॉल दिया, चाय पेश की, खाने पेश किए और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी। हमने ऐसे वाक़यात देखे जहाँ मजिस्ट्रेट जो हैं वो अंडर प्रेशर होके तो उन्होंने डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी खौफनाक किस्म का जो है गैर मुतवाज़न और अनबैलेंस किस्म के जो है वो डिसीजन दिए, इवन अप टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये सारी मसालें सोसाइटी में अगर कोई बोलता है तो वो आप सुलेमान तासीर से लेके वो सारे वाक़यात देखें, और जिन्होंने ये काम किए उनके वाक़यात भी देखें, कादरी और इस टाइप के लोग के उनको कैसे हीरो बना दिया। जिस सोसाइटी के अंदर जुल्म, तशद्दुद और मज़हब के नाम पे, नज़रियात के नाम पे, ख्यालात के नाम पे, या आपकी अपने अकायद के नाम पे इस तरह की एक पैटर्न है कि वहाँ पे आपने पूरी सोसाइटी को उस पूरी दलदल में जो है वो डाला हुआ है, उसमें बैठ के ये आज़ान देते हैं कि हमें दुनिया में इस्लामोफोबिया का ख़तरा है। और फ्रांस जैसी सिविलाइज्ड कंट्री को, जो लीडिंग सिविलाइजेशन की माँ है, जिसने दुनिया में सिविल लिबर्टीज़, शहरी आज़ादियों और इंसानी हकूक़ को की बुनियाद डाली है, उसको मशवरे देते हैं आप अपने कानून ठीक करें, और अपना कानून नज़र नहीं आता इनको। दुनिया का सबसे सयाह तरीन कानून जो है, अगर आप इम्तियाजी सलूक के हवाले से देखें, अकायद के नाम पे, रेस और कलर के नाम पे और इस तरह की चीज़ों पे, तो वो पाकिस्तान में है, वो आपको बिल्कुल सही नज़र आता है। और आपको इस्लामाफोबिया, ये जो आपके इकनॉमिक रिफ्यूजी जो दुनिया में जाके मजदूरियाँ करते हैं और जब $4 उनकी जेब में आ जाते हैं तो उनका दिमाग हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, और वो उस मुल्क को ही जो है वो कोई कुफर गढ़ का कोई जनाब शिरक का गढ़ समझना शुरू हो जाते हैं और उसके खिलाफ बंदूक तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको फ्रांस की पार्लियामेंट को बिठा के तो कानून बनाने का लेक्चर दे रहे हैं। जिस मुल्क में ये हुक्मरान है उस मुल्क के बारे में कोई क्या बात करे और उसके फ्यूचर के बारे में कोई क्या बात करे। ये जिसको कहते हैं ना वो आप एक बंद टनल के अंदर हैं जिसके आखिरी आप उस पे खड़े हैं और किसी वक्त भी आप उस गहरी खाई में छलांग लगाने वाले हैं, 20 करोड़ लोगों को लेके डूबेंगे, ये मैं आपको बता दूं। बचानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यूज़ का इजहार किया और सूरत हाल वाकई बहुत गंभीर है, और जिस कंसर्न्स को आप शेयर कर रहे हैं व्यूज़ के साथ, हम तवक्को करते हैं कि वो कंसर्न्स पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ तक भी पहुँचेंगे, पहुँचने चाहिए, और फिर वो एहसास करके अगर कोई बेहतरी की राह थोड़ी भी निकल सके तो आपकी बातचीत का एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। अदरवाइज़ जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं आप अपने व्यू से, वो तो एक रिवॉर्ड है ही है। थे आप बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की, उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में जो इनटॉलरेंस की इंतहाएं हैं उनको एनालाइज किया,
आप थर्ड ओपिनियन को हर हफ्ते देखते हैं। टैग टीवी के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे आप अगर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए या आप पैट्रियन के ज़रिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का थर्ड ओपिनियन बैरिस्टर हामिद बशानी और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.